morning students. So today we are going to start our new chapter, that is principles of inheritance and variation. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या होता है. तो देखो जेनेटिक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड जीनो से डिराइव है. लैटिन वर्ड जीनो जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस. टू प्रोड्यूस मीन्स तो फिर क्या मतलब हुआ. जेनेटिक्स इज लिंक्ड विद रिप्रोडक्शन. ये किसके साथ लिंक है. रिप्रोडक्शन के साथ. तो अगर बात करें हम व्हाट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है. तो इसकी डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की स्टडी करने को हम बोलते हैं जेनेटिक्स. तो अब हमें पता होना चाहिए इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है. तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखो, जब कोई पेरेंट जो है वो बर्थ देता है किसी चाइल्ड को, तो जो उसके कैरेक्टर्स जो है वो पास ऑन होते हैं टू देयर चाइल्ड. सिमिलर देखो हम हैं, हमारे जो कैरेक्टर हैं वो हमने लिए हैं पेरेंट्स से. जब हम पेरेंट्स बनेंगे, व्हेन वी विल बिकम पेरेंट्स, आवर कैरेक्टर विल बी गिवन टू आवर चिल्ड्रन. हमारे कैरेक्टर जो हैं पास ऑन होंगे टू आवर चाइल्ड. तो इसका क्या मतलब हुआ. पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parent to child is called inheritance. Passing of characters from parents to child. ठीक है. नेक्स्ट है आपका वेरिएशन. अब वेरिएशन क्या होती है. तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हम जो हैं वो टोटली आइडेंटिकल नहीं हैं टुवर्ड्स आर पेरेंट. जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, हम जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं. हम क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं. क्यों डिफरेंट हैं. क्योंकि हमारे अंदर जो है वेरिएशंस आई हैं. तो वेरिएशन क्यों आती हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज करते हैं. जैसे मेल गैमीट अलग है, उसमें अलग करेक्टर्स हैं. फीमेल गैमीट्स में अलग करेक्टर्स हैं. जब वो फ्यूज करेंगे तो करेक्टर्स की मिक्सिंग होगी, जिस वजह से क्या आएगी, वेरिएशंस आएंगे. एक रीजन तो ये हुआ. दूसरा रीजन क्या होता है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी क्या होता है, हमारे जो करेक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, दोनों फेयर हैं. ठीक है. तो लेकिन जो उनका बेबी है, जो हम हैं, वो क्या है, फेयर नहीं है. मे बी वो इन्वायरमेंट की वजह से हो. हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमेशा गर्मी ही पड़ती है, तो हमारी जो फेयरनेस है वो इतनी नहीं रहेगी. दूसरा देखो, जैसे आपकी किसी मदर की हाइट है 5 फीट 6 इंचेस, जो फादर है उसकी हाइट है 5 फीट 11 इंचेस, लेकिन जो चाइल्ड आया उसकी हाइट है 5 फीट 8 इंच. क्यों आया, क्योंकि उन दोनों के करेक्टर्स की मिक्सिंग हुई और न्यू हाइट का करेक्टर बन के सामने आया जो उसके चाइल्ड में गया. तो वेरिएशन क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंस. कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कितना डिफरेंट है उसे हम बोलते हैं वेरिएशन. डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन. ठीक है. सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस मीन पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, वेरिएशन मीन चेंजेस आएंगी जो आपकी प्रोजनी में फ्रॉम पेरेंट्स. पेरेंट्स के कैरेक्टर थोड़े अलग होंगे और प्रोजनी के जो हैं वो अलग होंगे. तो वेरिएशन की वजह से क्या होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिक होता है. यूनिक होता है मीन उसके जैसा कोई भी नहीं होगा. आइडेंटिकल मीन क्लोन नहीं होगा उसका कोई भी, क्योंकि वेरिएशंस आती हैं ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं. तो देयर आर टू टर्म्स, एक तो इनहेरिटेंस है और एक है हेरिडिटी.
क्या करते हैं, इंटर एक्सचेंजेबल टर्म्स की तरह यूज करते हैं। इनमें बस इतना सा डिफरेंस है, ये क्या है, स्मॉल टर्म है और ये है ब्रॉड टर्म। इनहेरिटेंस बनाती है बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया जो जेनेटिक्स है वो किसके साथ लिंक है, रिप्रोडक्शन के साथ। तो रिप्रोडक्शन में भी वो किसके साथ लिंक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जो है वो लिंक है। देखो जब रिप्रोडक्शन होगी तो फ्यूजन ऑफ गैमीट होगी, तभी क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी, तो भी होगी इनहेरिटेंस। एक टर्म होगी जेनेटिक्स की, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स हो रही है, फ्यूजन ऑफ मेल जो फीमेल अलग है किसके साथ हो रही है, मेल के साथ, दोनों क्या है, डिफरेंट गैमीट्स हैं, तो क्या आएगी, वेरिएशंस आएगी। सो वी कैन से दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन जेनेटिक्स या वी कैन नॉट इमेजिन जेनेटिक्स विदाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो इनहेरिटेंस नहीं होगी, और फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स नहीं होगा तो वेरिएशन भी नहीं होंगे, इसलिए रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करती है आपकी जेनेटिक्स। ठीक है, अगर बात करें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक रोज प्लांट की कटिंग लगाई, तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो टोटली आइडेंटिकल होगा टू इट्स पेरेंट। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल तो वो टोटली आइडेंटिकल होगा, उसकी जो जेनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाए जो इन्वायरमेंट की वजह से होगा। ठीक है, तो क्लियर है व्हाट इज जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या होता है। नेक्स्ट देखो, आपने कभी सोचा है कि एलिफेंट जो है वो हमेशा एलिफेंट के बच्चे को एलिफेंट एज ए चाइल्ड पैदा करता है, ह्यूमन बींग्स हमेशा ह्यूमन बींग्स पैदा करते हैं, मैंगो से हमेशा मैंगो ट्री ही बनेगा। क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होती है हमेशा सिमिलर स्पीशीज में होती है, तो जो उनका ऑफस्प्रिंग भी बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सेम स्पीशीज का बनेगा। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन से ह्यूमन ही बनेगा, ह्यूमन हमेशा ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस करेंगे, स्पीशीज जो है वो क्या रहती है, सेम। स्पीशीज सेम क्यों रहती है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो बिटवीन द ह्यूमन बींग्स के केस में मेल फीमेल दोनों ह्यूमन बींग है, एलिफेंट के केस में भी मेल और फीमेल जो है वो के दोनों क्या है, एलिफेंट ही है, वो उनमें से कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब देखो हम सोचते हैं कि जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो है वो हमने अभी डिस्कवर की है, जेनेटिक्स कुछ देर पहले ही डिस्कवर की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, कई सालों पहले से वो इनके प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो इनको कई सालों से पहले से यूज कर रहे हैं, उनको पता था कि जो भी वेरिएशन आती है उसका सीक्रेट कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तो वो किस में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो दे नो दैट वेरिएशन आर एंसेस्टर्स, तो पता था कि वेरिएशन का जो सीक्रेट है वो किसमें है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में उनको डिजायरेबल करेक्टर्स लाने हैं, फॉर एग्जांपल काऊ में ही डिजायरेबल करेक्टर्स लाने हैं, तो वो एक ऐसी काऊ को सिलेक्ट करते थे जिसकी क्वालिटी ऑफ द मिल्क भी अच्छी है, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क भी अच्छी है, तो वो उसको काऊ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट काऊ विद डिजायरेबल करेक्टर्स और उसको वो कराएंगे ब्रीड विद मेल। ठीक है, तो जो इन दोनों का ऑफस्प्रिंग आता था उसमें जो भी उनको करेक्टर्स चाहिए, जो उनको करेक्टर्स चाहिए होते थे, अच्छी क्वालिटी का मिल्क हो, अच्छी क्वांटिटी में मिल्क हो, वो सब उसमें आ जाते थे। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस वो करते थे सिलेक्टिव ब्रीडिंग से एंड
पंजाब में एक काऊ का नाम सुना होगा आपने, साहिवाल, साहिवाल काऊ। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसकी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। इसको इस तरह से बनाया गया है वेरिएशंस को यूज करके, ठीक है। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको पता था कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे यूज करना है, ठीक है। लेकिन उनको उनका साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था कि जीन भी नाम की कोई चीज़ है या क्रोमोसोम कुछ है, इन चीज़ों का उनको नहीं पता था। लेकिन वो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को सालों पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो ग्रीगर मेंडल है उसे हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीगर मेंडल ने ही नींव रखी थी इस ब्रांच ऑफ साइंस की। तो ग्रीगर मेंडल, ग्रीगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ग्रीगर मेंडल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। He was born कब हुआ था वो, 1822 में, born on 1822। उसने क्या बोला, he said बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को हम, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को हम लिंक कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, statistical analysis and mathematical logic के साथ, mathematical logic। तो ग्रीगर मेंडल ने बोला था कि हम जो आपके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक के साथ लिंक कर सकते हैं। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किए वो 7 साल तक कंटिन्यूसली क्या करता रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा। 1856 में उसने स्टार्ट किए और 1863 तक उसने क्या किया, काम किया, 7 इयर्स के लिए। उसके एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट किए उनको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किए, जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसने किया किस पे, गार्डन पी पे, दैट इज पाइसम सैटिवम। वर्कड ऑन गार्डन पी, पाइसम सैटिवम। तो गार्डन पी को ही उसने चूज क्यों किया, इसके भी रीजंस थे अपने। पहला रीजन क्या था, वाई पी, पी ही क्यों यूज किया उसने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। पहला, पी का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, शॉर्ट है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मंकी को ले, मंकी का लाइफ स्पैन है 25 to 30 ईयर्स का। तो उसके एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी उस पर काम करना पड़ता। तो इसलिए उसने क्या किया, पी को सिलेक्ट किया जिसका लाइफ स्पैन शॉर्ट था। वो इजीली नंबर ऑफ जनरेशन को थोड़े टाइम में ही क्या कर सकता था, कलेक्ट कर सकता था। नेक्स्ट था इसका लार्ज सैम्पलिंग साइज, लार्ज सैम्पलिंग साइज। इसका मतलब हुआ कि वो नंबर ऑफ सीड्स जो प्रोड्यूस होते थे, नंबर ऑफ प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते थे आफ्टर रिप्रोडक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते थे प्रोड्यूस। सैम्पलिंग साइज उसका तो बहुत ज़्यादा था।
तो जितना बड़ा डाटा हो बायोलॉजी में उतना ही इसको क्या माना जाता है, क्रेडिबल माना जाता है। तो नेक्स्ट है, he worked on 7 characters of the he worked on 7 characters of the P, 7 characters and 14 traits। अब देखो इस टेबल में शो किया गया कैरेक्टर्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। 7 कैरेक्टर्स हैं, स्टेम हाइट, स्टेम कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं टॉल, ड्वार्फ, वायलेट, वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। तो कैरेक्टर और जो ट्रेट हैं वो क्या है, अलग टर्म्स हैं। कैरेक्टर देखो, हाइट ऑफ द प्लांट क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन वो हाइट कैसी है, टॉल है या ड्वार्फ है, दैट इज ट्रेट। कलर ऑफ द फ्लावर क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन वो कलर कौन सा है, वायलेट है या वाइट, दैट इज ट्रेट। देखो एग्जांपल देखो, हाइट क्या है, कैरेक्टर, टॉल है या ड्वार्फ है, दैट इज ट्रेट। देखो टेबल में स्टेम हाइट कैरेक्टर है, टॉल है या ड्वार्फ है, ट्रेट। फ्लावर कलर कैरेक्टर है, वायलेट है या वाइट है, ट्रेट है। फ्लावर पोजीशन जो है क्या है, कैरेक्टर है। एक्सियल है या टर्मिनल है, एक्सियल मीन साइड पे है फ्लावर या उसके टिप्स पे लगे हुए हैं, तो ये क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेट। पॉड शेप जो है वो इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड। पॉड अगर ऐसा है पी का, ये हुई इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड मीन ऐसी कर्व्स हैं उसमें, तो ये इन्फ्लेटेड वाली जो एंड कंस्ट्रक्टेड ये क्या है, ट्रेट्स। पॉड कलर ग्रीन है या येलो है, ये ट्रेट है, और पॉड कलर इज अ कैरेक्टर। सीड शेप जो है वो कैरेक्टर है, राउंड है या रिंकल्ड है वो क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है। सीड कलर क्या है, कैरेक्टर, येलो है या ग्रीन है वो क्या है, ट्रेट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, येलो वाला जो है वो डोमिनेंट है या ग्रीन वाला, येलो वाला यहाँ पे डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो क्या है, रिसेसिव। अब बताओ डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया कैपिटल P फॉर टॉल हाइट, स्मॉल t इज फॉर ड्वार्फ हाइट। अगर दोनों जीन्स ऐसे हैं तो वो प्लांट होगा टॉल, ठीक है। अगर दोनों t स्मॉल t प्रेजेंट है वो होगा ड्वार्फ। लेकिन अगर T और कैपिटल T प्रेजेंट है, यहाँ पे एक बड़ा है और एक छोटा है, टॉल वाला भी है और स्मॉल वाला, दोनों के जीन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो कैरेक्टर हमें शो होगा वो होगा टॉल। क्यों, क्योंकि कैपिटल T है जो, उसने क्या किया, स्मॉल t को सप्रेस कर दिया, वो डोमिनेंट है इसलिए उसने क्या किया, रिसेसिव कर दिया दूसरे वाले को। इट मीन्स जो किसी की एक्टिविटी को क्या करता है, सप्रेस, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट, और अदर वाले को हम बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है। अगर ये दोनों सेम प्रेजेंट हो, इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है, ये है होमोजाइगस कंडीशन। अगर ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट हैं तो इन्हें हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो जो मेंडल था उसने 7 कैरेक्टर्स लिए और 14 क्या बने उसके, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में वो करता क्या था, रिप्रोडक्शन करवाता था। रिप्रोडक्शन करवाता था बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग, ब्रीडिंग। तो वो ये दोनों चीजें करवाता किसके था, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, पी टू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। तो इनको वो कैसे क्रिएट करवाता है, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स होती हैं
कि उनमें कोई करेक्टर जो है वो प्योर हो और पक्का हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाइट का करेक्टर लिया है, तो अगर हमने टॉल ट्रेट लिया है उसका, तो वो ट्रेट पक्का होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए उसमें। तो ट्रू ब्रीडिंग ट्री लाइन्स को क्रिएट कैसे किया जाता था? बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को बनाया जाता था बाय कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। देखो अगर हमने टॉल हाइट का करेक्टर लिया है तो उसकी हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, तो जो बनेगा टी टी, फिर से उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे टी टी, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो जो लास्ट में प्रोजेनी बनेगी वो टोटली प्योर होगी और उसमें टॉल हाइट का जो ट्रेट है वो क्या होगा? स्टेबल एंड प्योर होगा। इसी तरह उसने क्या किए? 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बनाई। 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स सेल्फ पॉलिनेशन से बनाई। 14 क्यों? एक टॉल के लिए, एक डवार्फ के लिए ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई, फिर वायलेट की अलग से बनाई, वाइट की अलग से, एक्सियल की, टर्मिनल, इन सब की क्या बनाई? 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बनाई। ठीक है। सो ये था मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करके, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके मेंडल ने दिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स उसने लॉज दिए थे, ना कि हाइपोथेसिस। मतलब क्या हुआ? लॉज मीन्स ही हैड प्रूफ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो भी वो बता रहा था उसके पास प्रूफ था। हाइपोथेसिस क्या होता है? हवा में बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम बोल रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है वो हमें नहीं पता। लेकिन मेंडल ने दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विद प्रूफ। प्रूफ के साथ उसने दिए सारे के सारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड। अगर हम एट ए टाइम एक जीन या एक करैक्टर को लेके कोई क्रॉस करवाते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया? प्योर टॉल प्लांट लिया और प्योर डवार्फ प्लांट लिया, उन दोनों को क्या किया? क्रॉस करवाया, और जो सीड्स आए उनकी क्रॉसिंग के से उनको क्या करवाया? रीग्रो करवाया। तो जब उसने रीग्रो करवाया तो क्या निकला? जो उसने रीग्रो करवाया उससे क्या निकला? सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो क्या थे? टॉल। इसको उसने बोला F1 फिलियल प्रोजेनी, F1 हाइब्रिड जनरेशन, F1 हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है। जब उसने प्योर टॉल और प्योर डवार्फ को क्या करवाया? क्रॉस करवाया, तो जो उसके प्रोजेनी आगे ऑफस्प्रिंग बने, उनको सीड्स को रीग्रो करवाया, तो सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो क्या बने? टॉल। उनमें से कोई भी जो था वो डवार्फ नहीं आया। तो कैसे करवाया उसने जो क्रॉस था? देखो कैपिटल T प्योर टॉल, स्मॉल t प्योर डवार्फ। इनके क्या मीट बनेंगे? एक ही टाइप के, इसके भी बनेंगे एक ही टाइप के। तो जब इनकी क्रॉस करवाई तो जो नया बना दैट इज कैपिटल T स्मॉल t। तो ये हुई आपकी F1 जनरेशन। ठीक है। यहाँ पे दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, दैट इज होमोजाइगस डवार्फ। और ये होमोजाइगस क्या है? HT टॉल है। लेकिन यहाँ
एक स्मॉल टी है, मीन्स हिट्रोजाइगस कंडीशन आ गई है। हिट्रोजाइगस फिनोटिपिकली ये आ रहा है टॉल, तो हिट्रोजाइगस टॉल हुआ, ठीक है। फिर क्या किया उसने, इसकी करवाई सेल्फ पॉलिनेशन, टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन की क्या करवाई उसने, सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाई तो इसके बनेंगे दो टाइप के गैमीट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाला टी इसके साथ भी मिल सकता है, ये वाला टी इसके साथ भी, सिमिलर केस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जब उसने क्रॉस करवाया तो क्या बना, अगर देखें तो एक के गैमीट इस साइड लिखे, दूसरे के लिखे इस साइड लिखे, ये इसी कैपिटल टी कैपिटल, स्मॉल टी टी टी। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, जब उसने इनकी क्या करवाई, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो वो सरप्राइज हुआ कि उसको क्या मिल गया, प्योर ड्वार्फ प्लांट मिल गया, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, टॉल है, टॉल कितने हैं, एक, ये भी टॉल दो, ये भी टॉल तीन हो गए, और ड्वार्फ आया एक। ये क्या है, ये हमें देखने से पता चल रहा है इनकी फिजिकल अपीयरेंस से। तो ये क्या हुई, फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। तो जीनोटिपिकली देखें तो एक ये है, स्मॉल टी कैपिटल टी वाले कितने हैं, दो, हिट्रोजाइगस कंडीशन वाले दो हैं, स्मॉल टी वाले भी दो हैं, एक है सॉरी। तो ये इनकी क्या हुई, जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन, F1 की सेल्फ पॉलिनेशन से जो जनरेशन आई उसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। तो उसने क्या बोला फिर कि जब हम दो प्योर ब्रीडिंग लाइंस को क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन जो आती है वो सारी की सारी क्या आती है, टॉल आती है, ठीक है, हिट्रोजाइगस आती है और टॉल। और जब उस F1 जनरेशन की हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो जो F2 जनरेशन में क्या होता है, जो प्योर ड्वार्फ ब्रीड की जो लाइन होती है वो ऑब्जर्व, मतलब रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो शो हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इस क्रॉस के बेसिस पे उसने ऑब्जर्वेशंस बनाए। पहली ऑब्जर्वेशन देखो क्या बनाई, उसने बोला कि गैमीट्स के थ्रू कुछ चीज जो है वो पास हो रही है विदाउट चेंज, कि गैमीट में कुछ ऐसी चीज है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है स्टेबली विदाउट एनी चेंज, उसे हमने क्या बोला, फैक्टर बोला। लेकिन अब हम उसको क्या बोलते हैं, जीन्स। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन्स के अंदर वो चीज होती है, जीन्स वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो ट्रेट को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जीन्स जो है, टू फॉर्म्स ऑफ जीन, फॉर्म्स ऑफ जीन दैट एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट उसे हम क्या बोलते हैं, एलील, ठीक है। देखो कैपिटल टी हम लेते हैं टॉल हाइट के लिए, स्मॉल टी हम लेते हैं ड्वार्फ हाइट के लिए, ठीक है। तो टी और टी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एलील हो गए। या तो देखो कैपिटल टी प्रेजेंट होता है, स्मॉल टी यहाँ होता है ऐसा। इन दोनों को अगर ये दोनों एलील जो है वो सेम है, इनको हम बोलेंगे होमोजाइगस। अगर ये डिफरेंट है तो इनको हम बोलेंगे हिट्रोजाइगस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी उसकी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या देखा उसने, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखा कि F1 जो जनरेशन है, F1 जो भी
ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो किससे आइडेंटिकल हैं? टू वन ऑफ द पेरेंट्स। सिर्फ एक पेरेंट्स के साथ क्या थे? वो आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल टू वन पेरेंट्स। इट मीन्स वो क्या है? हेट्रोजाइगस स्टेट में है, हेट्रोजाइगस। ये तो पता था हमें कि हेट्रोजाइगस है। टॉल वाले से कैपिटल टी आ रहा है और डवार्फ वाले से स्मॉल टी आ रहा है। तो इट मीन्स इसमें से जो एक एलील है वो दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। तो कैपिटल टी जो है वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट हुआ। स्मॉल टी जो हुआ वो रिसेसिव हुआ, रिसेसिव एलील। और उसने क्या बोला? जब भी हम किसी ट्रेट को अल्फाबेटिकली शो करते हैं तो एक को जो डोमिनेंट वाले को हम कैपिटल से करते हैं, कैपिटल लेटर से, स्मॉल वाले को हम करते हैं स्मॉल लेटर से। अगर टी फॉर हम टॉल करें, डी फॉर हम करें डवार्फ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। इसलिए हमें ये याद रखने में मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। इसलिए कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी वो थी F2 जनरेशन में क्या हो रहा था? रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा था। तो इस बेसिस में उसने क्या बोला? जो गैमीट्स में जो एलील्स बनते हैं, एक गैमीट में एक एलील आएगा, ठीक है? दोनों की ब्लेंडिंग या मिक्सचर नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टी और टी गैमीट बना रहे हैं तो इसका जो गैमीट होगा वो ऐसे बनेंगे। अगर स्मॉल टी और स्मॉल टी गैमीट्स बना रहे हैं तो इनके बनेंगे ऐसे। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो जो गैमीट्स बनाएंगे ड्यूरिंग मियोसिस, इन दोनों की क्या हो जाएगी? सेग्रीगेशन, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। एक गैमीट में ये आएगा, 50% ऐसे गैमीट्स बनेंगे और 50% बनेंगे ऐसे, ठीक है? इट मीन्स ड्यूरिंग मियोसिस जब गैमीट बनते हैं तो एलील्स की जो क्या हो जाती है? सेपरेशन, सेग्रीगेशन हो जाती है। गैमीट में एक ही एलील जाएगा, आइदर कैपिटल टी जाएगा, आइदर स्मॉल टी जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है पन्नेट स्क्वायर। क्या होता है पन्नेट? एक साइंटिस्ट था पन्नेट, जिसने क्या दिया था? पन्नेट स्क्वायर दिया था। पन्नेट साइंटिस्ट था, उसने दिया था पन्नेट स्क्वायर। जो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ, टू शो probability of formation of organism, probability of formation of gametes। ठीक है? इसमें क्या होता है? देखो अगर आपने क्रॉस इसकी क्या करवाई? सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसका पन्नेट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके भी सेम बनेंगे। तो पन्नेट स्क्वायर कैसे बनेगा? बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ मेल के रख लिए गैमीट्स टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ फीमेल के रख लिए टी स्मॉल टी। ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ स्मॉल टी है, ये इसके साथ, ये इसके। तो ये क्या बना आपका? पन्नेट स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के जाइगोट्स बनेंगे। फिनोटिपिकली अगर देखें तो 1/4 जो बन रहा है वो बन रहा है ड्वार्फ, 3/4 जो बन रहा है वो बन रहे हैं टॉल, ठीक है? अगर जीनोटिपिकली रेशो इनकी देखें, 1/4 जो है वो 1/2 जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 है वो स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है? ऐसे बनने के चांसेस हैं 25% और ऐसे हेट्रोजाइगस कंडीशन
चांसेस जो हैं वो क्या है 50%। नेक्स्ट देखो, अगर हमें जानना है कि जो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स हैं वो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस, तो उसको जानने के लिए मेंडल ने क्या करवाया, जो F2 जनरेशन के जो टॉल प्लांट्स थे उनकी क्या करवाई, टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस में क्या करवाते हैं, जिसका भी टेस्ट क्रॉस करवाना है उसका क्रॉस करवाएंगे विद रिसेसिव पेरेंट, विद रिसेसिव पेरेंट। देखो यहाँ तो ऐसा टॉल बना होगा, यहाँ बना होगा ऐसा टॉल। अब हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें अपीयरेंस पता है कि इनकी टॉल है। अब हमने इनका जीनोटाइप जो है वो फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसकी हम क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ, इसकी भी करवाएंगे रिसेसिव के साथ। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इधर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, सारे के सारे टॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टॉल दो क्या बन रहे हैं, डवार्फ बन रहे हैं। इट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो हेट्रोजाइगस है और ये वाला जो है होमोजाइगस है। हमें पता है कि अगर होमोजाइगस होगा तभी सारे टॉल बनेंगे, ठीक है। अगर हेट्रोजाइगस है तो क्या होगा, दो डवार्फ दो टॉल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो इसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, F1 जनरेशन क्रिएट कराई, F2 जनरेशन क्रिएट कराई और जो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की, उस बेसिस पे मेंडल ने क्या किया था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे दैट विल बी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।